तो अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का जो लास्ट एप्लीकेशन है ना। इसके पहले हमने 2 एप्लीकेशन देख लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था कि हमने चेक किया था कि कोई दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है यूजिंग डायमेंशन, और हमने फिर क्या किया था, हमने कन्वर्जन किया था, ठीक है, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन किया था। तो इसका तीसरा एप्लीकेशन है, वो क्या कहता है, टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या करना है, हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है किसमें, अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन दिए गए हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला स्टैब्लिश करना, बनाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आपका होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है ही है। तो कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, तो सिंपल सा एक देखते हैं, अपने घर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल गए हैं और स्कूल से जब वापस घर आते हैं शाम को, तो आपने देखा कि आपके घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, ठीक है, और आप उनको पहचानते नहीं हैं। तो भाई आप गए अपने मम्मी के पास गए और पूछा कि मम्मी ये कौन आए हुए हैं। तो मम्मी ने कहा कि ये जो है ना, ये मेरे मौसी के लड़के हैं। मम्मी ने क्या कहा कि ये मेरे मौसी के लड़के हैं। तो अब लड़का सोचता कि मैं इनको क्या कहूँ, तो अब वो रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है कि मदर है, उनकी मौसी के लड़के, मतलब मम्मी के क्या हो गए, भाई हो गए। तो मम्मी के भाई हो गए तो फिर क्या हो गए, उस लड़के के मामा हो गए, ठीक है ना। यानी इस तरह से देखा, रिलेशन बनाया और फाइनली एक उनके बीच में कह दिया कि ये लड़के क्या है, ये लड़का और उनके बीच में मामा और भांजा, ये रिलेशन है। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी है कि हमें क्या दिया गया है, हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दिया गया है कि ये क्वांटिटी इन बातों पे डिपेंड करती है, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला स्टैब्लिश करिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो एक छोटा सा टास्क लेते हैं और उससे हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ये फॉर्मूला आपको आगे ऐसे ही याद हो जाएगा, बट अभी जब आप क्लास 11th में स्टार्टिंग में आए हैं तो अभी आपको देखना होगा कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। इसका डेरिवेशन आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, बट डायमेंशन की मदद से कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो देखो, सिंपल सा रिलेशन एक है कि जैसे मान लो कि किसी एक रस्सी में किसी बॉडी को सस्पेंड कर दो, ठीक है, एक बॉडी को क्या करो, रस्सी से बांध दो, और उस बॉडी को क्या करना चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं कि वो क्या करे, वो बॉडी ऐसे ऐसे घूमे, सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमे। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो हमको इसको रस्सी से बॉडी की जो बंधी थी इसको ऐसे खींच करके ऐसे हमको रोटेट करना होगा, ठीक है। ऐसे रोटेट करेंगे, जब रोटेट करेंगे तो हमें क्या दिखता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, एक, ठीक है ना। यानी हमारे पास इस बॉडी को रोटेट कराना है, जरा देखिए, इस बॉडी को रोटेट कराएंगे सर्कुलर पाथ में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें दिया गया है कि इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट, अच्छा और क्या दिया गया है, ये जो बॉडी है इसका मास क्या है, इस बॉडी का मास m है। ये बॉडी क्या है, r रेडियस से सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v। तो हमें दे रखा है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिपेंड कर सकता है, इट में डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, it may depend upon velocity of the body, and it may depend upon the radius of the circle, ठीक है। यानी ये फोर्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड कर सकता है, और उसके रेडियस पे डिपेंड कर सकता है। तो अगर इस तरह से डिपेंड करेगा तो हम ये मान लेंगे कि मान लेते हैं इसका डायमेंशन, मास का डायमेंशन a है, वेलोसिटी का डायमेंशन b है, और रेडियस का डायमेंशन क्या है, c है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, अब इनको एक साथ लिखते हैं। सो f इज इक्वल टू यहाँ पहले प्रोपोर्शन लगा लो, f प्रोपोर्शनल m पे पावर a, वेलोसिटी की पावर b, और रेडियस के पावर c। या f इज इक्वल टू आप जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये हो गया m पे पावर a, वेलोसिटी पे पावर b, और रेडियस के पावर c। आप चाहो तो कांस्टेंट को आप लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो। अब करेंगे क्या, अब हम लोग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम डायमेंशन नोट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो आपको याद होगा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो देखो फोर्स का डायमेंशन होता है, आप धीरे धीरे आपको याद हो रहा होगा, m l t के पावर -2, ठीक है।
वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, ठीक है। रेडियस हमारा एक लेंथ है, इस लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? L हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या मास है, तो मास का डायमेंशन तो m तो होगा ही होगा। मास का डायमेंशन क्या होगा? ये आपका m हो गया। सबके डायमेंशन पता है। अब हम दोनों तरफ के डायमेंशन नोट करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन देखो, यहां पे लिखोगे m l t के पावर -2। यहां नहीं कुछ लिखा इसलिए 1 यहां मानेंगे, 1 यहां मानेंगे। ये LHS का डायमेंशन हो गया। RHS के डायमेंशन में आते हैं तो देखो ये क्या है? मास है, मास को m लिखो। कितना पावर है यहाँ पे? a, डायमेंशन किसका a है तो यहाँ a लिख देते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का कितना हो गया? LT-1। इस पर कितना है? b है। और हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। रेडियस का क्या हो जाएगा? आपका l हो जाएगा। और ये l के पावर क्या हो जाएगा? c। अब इसको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर, अच्छा देखो यहाँ पे कांस्टेंट है भाई। कांस्टेंट का डायमेंशन हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं इस समय यहाँ पे, ठीक है। अब इस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे चल करके। फिलहाल यहाँ हो गया m पे पावर a, l के पावर देखो क्या होगा? यहाँ b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। सो l के पावर क्या लिखोगे? b प्लस c, दोनों पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो गया? t के पावर देखो -b, t के पावर -b। अब ये हो गया RHS का डायमेंशन। और ये क्या करेंगे? यहाँ हमारे पास LHS का डायमेंशन है ही है, MLT के पावर -2। अब करना क्या है? दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट करते हैं, यानी दोनों के डायमेंशन इक्वेट करते हैं। मास का डायमेंशन देखो क्या है? मास का डायमेंशन यहाँ a है और यहाँ क्या है? 1 है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। L के बारे में देखते हैं। L का क्या है? b प्लस c है और ये क्या है? यहाँ पे 1। तो ये क्या लिखोगे? b प्लस c इज इक्वल टू 1। और यहाँ देखो t का, देखो t का चेक करते हैं तो ये हो गया -b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? इस तरह से आप कह लोगे कि b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? a की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो b की वैल्यू कितनी है? 2 है। c की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस c की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ देखो 1 है और b की वैल्यू कितनी है? 2 है, दैट इज -1, ठीक है। अब क्या करेंगे? वापस आते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 पे। इस इक्वेशन नंबर 1 पे आगे देखते हैं। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो f इज इक्वल टू कांस्टेंट को k लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? m, मास की पावर कितना है? a की वैल्यू कितनी है? 1 है तो यहाँ 1 कर दो। इसके बाद क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की पावर क्या है? b की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसके बाद देखो क्या है? रेडियस है। रेडियस पे क्या लिखेंगे? कितना पावर है? ये देखो रेडियस पे c है, इसका पावर -1 है तो आप यहाँ लिख दो -1। बिल्कुल सॉल्व हो गया। f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k m v स्क्वायर, और इसको नीचे कर दो mv²/r। अब इसको देखा गया, ये तुम्हारे पास पता चल गया कि इसका फॉर्मूला जो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है वो क्या है? वो है k mv²/r। बट जब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमारे पास क्या निकल के आया कि जो कांस्टेंट k है ना, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया फोर्स के लिए फॉर्मूला आया सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इज इक्वल टू mv²/r। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यानी इनके बीच का रिलेशन हमने स्टेब्लिश कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। किसके किसके बीच में? मास का हो गया, वेलोसिटी हो गया और इसके रेडियस के बीच में कर लिया हमने, ठीक है ना। ये चीज हमारे स्टेब्लिश हो गई। अच्छा, अब यहां बात आती है कांस्टेंट k की वैल्यू 1 कैसे आएगी? तो इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया और आगे चल करके आप धीरे धीरे इन चीज को सीख लेंगे, ठीक है। इस कांस्टेंट को निकालने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। आपको सीधे ये आपको इसके बारे में जानकारी पहले से पता चल जाएगी, इसका कांस्टेंट हमें कितना लेना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखो हमारे पास एक अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि frequency न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, पहला दिया है लेंथ L, सेकेंड मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, और थर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग कैपिटल T, ठीक है। ऑब्टेन फॉर्मूला,
क्या करना है, हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी और इन क्वांटिटी के बीच में। एक्वायर स्ट्रेच है, ये तो चीज़ आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे जब आपका क्लास 11th का बिल्कुल लास्ट चैप्टर में आगे ये पढ़ना है इस टॉपिक को, बट डायमेंशन आपको यही निकालना है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच है, उसमें हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसमें अच्छा वाइब्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, जो वाइब्रेशन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पर, ठीक है, मास पर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो जरा देखो फिर से, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट क्या है, लेंथ, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन। तो पहला तो काम ये करेंगे कि सबके डायमेंशन हम मान लेंगे ए, बी और सी, ठीक है। अब इनको एक साथ लिखा जाएगा, न्यू इज, अब यहां देखो न्यू प्रोपोर्शनल कर दो तो क्या हो गया, एल के पावर ए, एम के पावर बी और टी के पावर सी, ठीक है। सो न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट के आ गया, कांस्टेंट के, एल के पावर ए, एम के पावर बी एंड टी के पावर सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ के डायमेंशन लिखेंगे। तो याद करो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा एल रहेगा, ठीक है ना। यहां देखो मास पर यूनिट लेंथ है, इस मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया मास अपॉन लेंथ, ठीक है। मास अपॉन लेंथ का मतलब ये कैपिटल एम एल माइनस 1। इस चीज को याद रखना, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम जो है वो क्या है, मास अपॉन लेंथ, टोटल मास अपॉन दैट बॉडी एंड लेंथ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये मास हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। टोटल मास में टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया, मास का डायमेंशन m हो जाएगा, लेंथ का आपका l हो जाएगा, तो ये क्या लिखोगे, ml माइनस 1, ठीक है। ये मास पर लेंथ का डायमेंशन हो गया। टेंशन क्या है, टेंशन एक तरह से फोर्स है, तो टेंशन का डायमेंशन हो गया, फोर्स का जो होता है ml t के पावर माइनस 2, ठीक है। और हमारे पास ये बचा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो गया, t माइनस 1। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो क्या हो गया, t माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों तरफ के डायमेंशन को नोट करेंगे, लिखते हैं। तो ये हो गया, ये देखो फ्रीक्वेंसी t माइनस 1 होगा, यानी बाकी जो इसके होंगे, यानी m के पावर 0 कर लो, l के पावर 0 कर लो, और फ्रीक्वेंसी इधर t माइनस 1 कर ले। देखो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या लिखा है, t पावर माइनस 1, यानी m 0 है, l 0 है। अब यहाँ पे कांस्टेंट k का डायमेंशन नहीं है, लेंथ का क्या है, ये l के पावर a हो गया, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। तो ये हो गया m l माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा, आप यहाँ b कर लो, यहाँ a हो चुका है। इसके बाद क्या बचा, टेंशन बचा, टेंशन का आप नोट कर चुके हैं हम लोग, m l t के पावर माइनस 2 के पावर क्या है, c। अब इन सबको अरेंज करेंगे, एक साथ करिए, एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ m हो गया, m पे b है और ये क्या हो जाएगा, c। तो m के पावर क्या हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा। l के पावर a है और ये हो गया माइनस b और ये हो गया प्लस c, ठीक है। l के पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a और क्या हो जाएगा माइनस b और यहाँ क्या हो जाएगा c। और देखो क्या बचा, t के पावर क्या है, t के पावर अकेला होगा, t के पावर माइनस 2c। ये हमारे पास आ गया इकट्ठा एक साथ। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं, मास का मास के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्या आया, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। और क्या है, माइनस 2c क्या है, माइनस 1 के बराबर है। सो माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। c अगर हाफ हो गया तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, b और c को निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमको, a का बचा है, अब a का भी निकाल लीजिए, यहां से निकाल लो a का। तो a का देखो क्या हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर दो इधर, a को शिफ्ट कर दो यहाँ, तो ये प्लस b हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस c। प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है। और c माइनस, यदि c की वैल्यू हाफ है, ये माइनस हाफ, दैट इज माइनस 1। a की वैल्यू कितनी आ गई,
-1 आ गई। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ए बी सी की सबकी वैल्यू रखनी है। तो देख लो हमारे पास फिर से फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट के को के रहने दीजिए आप, ठीक है, एल के पावर ए, देखो एल के पावर ए लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ -1 कर दो। फिर क्या हमारे पास है, एम के पावर बी है, ठीक है, एम के पावर बी, बी कितना हमारा है, बी इक्वल टू -1/2, और क्या है हमारे पास फाइनली टेंशन टी, टी के पावर कितना है, सी है, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, ये हाफ हो गई, ठीक है। अब बस इसको अरेंज, फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, बस इसको अरेंज करना है। न्यू इज इक्वल टू के को के रहने दो, एल के पावर -1 है तो एल को आप नीचे कर दो, ठीक है। ये रूट है, ये भी हाफ है, हाफ का मतलब रूट हो जाएगा, और ये माइनस का मतलब नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो गया, टी अपॉन ये एम लिखोगे, और हाफ का मतलब अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ठीक है। यानी हमने फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया, किसमें, मास पर लेंथ, और किसमें, टेंशन और इसके लेंथ पर बेस का रिलेशन, और देखा कि हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, बात कर रहा है किसकी, सिंपल पेंडुलम की, ठीक है ना, कह रहा है सिंपल पेंडुलम है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है तो वही कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान समझना इसको। एक सिंपल पेंडुलम है, इस पेंडुलम में जो हम रॉड, ये जो वायर यूज कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ये जो बॉब है, इस बॉब का मास क्या है, एम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम को अगर इसके पोजीशन से हम थोड़ा सा इसको हटा के यहाँ से रिलीज कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ये मूव करेगा, ठीक है ना, ये इसका मोशन हमारा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, और यहाँ पे SHM होगा। फिलहाल इसमें ये कह रहा है कि जो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना, टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन का टाइम, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इट में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, इट में डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, इट में डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये आपका देखो क्या क्या टाइम पीरियड T है, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, इट में डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द थ्रेड, एंड इट में डिपेंड अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इट में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द रॉड या लेंथ ऑफ द थ्रेड, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले क्या कर लो, इनके डायमेंशन नोट कर लो कि मास का A हो गया, लेंथ का B हो गया, और G का क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ दिखाया जाएगा, T प्रोपोर्शनल हो जाएगा M के पावर A, L के पावर B, G के पावर C, या फिर से देखो T इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट K हो जाएगा, मास A, लेंथ B, एंड G के पावर C। देखो मास है तो मास का डायमेंशन पता ही है, कैपिटल M हो गया, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ का कैपिटल L हो गया, और क्या दिया है, G एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है ना, तो एक्सेलरेशन है तो इसका LT-2 हो गया, LT-2, ठीक। और ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड डायमेंशन पता ही है, टाइम पीरियड का क्या होता है, कैपिटल T, सबके डायमेंशन को पता चल गया। अब यहाँ नोट करते हैं, यहाँ डायमेंशन नोट करते हैं, यहाँ पे T का क्या हो जाएगा, फिर से M0 L0 T के पावर 1 कर लो आप, यहाँ कांस्टेंट को छोड़ दीजिए आप, मास का M हो गया, M के पावर A हो गया, लेंथ का L हो गया, L के पावर क्या हो गया, B हो गया, और G का क्या हो गया, LT-2, देखो क्या है, LT-2 हो गया, इसके पावर C हो गया ना, तो ये C हो जाएगा, और ये हो गया -2C। एक साथ और इनको नोट कर लेते हैं, अरेंज करते हैं, M पावर A, L के पावर देखो B + C हो जाएगा, L के पावर B + C हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, T के पावर -2C। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करो, मास का मास के साथ कंपेयर करते हैं, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड वाला B + C, L से कंपेयर करो तो ये भी कितना है, 0, और ये -2C का कंपेयर करो T के साथ, यानी ये -2C इज इक्वल टू 1 हो गया,
तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 हो गया। देखो t के पावर 1 है ना, t के पावर -2 है तो -2c इज इक्वल टू 1 हो गया, -2 इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे -1/2। ठीक है, c इज इक्वल टू -1/2, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया हाफ हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज मिल गई, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू हाफ एंड c इज इक्वल टू -हाफ। अब वापस इस इक्वेशन में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जरा इस इक्वेशन में आइए, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, ठीक है ना, m पे पावर a है, इसको आप 0 कर लो। l के पावर कितना है, l के पावर हमारे देखो b है, l के पावर b है और b की वैल्यू कितनी आई है, ये हमारी हाफ आई है। ठीक है, और उसके बाद क्या है g के पावर क्या है c, और c की वैल्यू क्या है -हाफ आई है। ठीक है, सो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, m के पावर 0, देखो m के पावर 0 और किसी चीज के पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हमारा 1 हो गया। l के पावर हाफ हो जाएगा, g के पावर ये -हाफ है तो g को यहाँ ऐसे नीचे ले जाएंगे। ठीक, बस आपका सॉल्व हो गया। t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, ये √L/g हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब दोनों का क्या हाफ है तो ये √L/g, और आगे चल के पढ़ेंगे कि जो कांस्टेंट k है ना इसको लेते हैं 2π। यहाँ कांस्टेंट k को क्या लोगे, कांस्टेंट को हम लोग 2π लेते हैं। ड्यू टू एक्सपेरिमेंटली इसको चेक किया गया किसकी वैल्यू कितनी आती है 2π, तो ये लिखेंगे 2π √L/g। ये हमारा हो गया टाइम पीरियड का रिलेशन। तो देखो हम लोग कितने आसानी से हम लोग इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश कर ले रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन था जिसमें हमने देखा कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करना है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विच हैज फॉलन फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है, वेरीज एज g के पावर p एंड h के पावर q, g के पावर p एंड h के पावर q। दोबारा समझ लो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल करा रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा सरफेस हो गया, किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं फ्रीली फॉल करा रहे हैं, ठीक है, और कहाँ से करा रहे हैं, इसका मतलब ये h हाइट से करा रहे हैं इसको। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है, g के पावर p और h के पावर q पे, g के पावर p एंड h के पावर q पे। तो कह रहा है इस p और q की वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। ठीक है ना, सेम वही रिलेशन है, यानी ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो वेलोसिटी बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो वेलोसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाइट। ठीक है, कि किस जगह से आप उसको गिरा रहे हैं। तो चलो अब यहाँ a और b हम जो मानते थे इसकी जगह पे क्या मानेंगे, यहाँ पे देखो ये p कह रहा है तो यहाँ p ले लो और यहाँ क्या ले लो q। एक साथ नोट कर लेते हैं, v प्रोपोर्शनल हो गया g के पावर p एंड h के पावर q। ठीक, फिर से वही काम करेंगे, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k लिखोगे, g के पावर p एंड h के पावर q। दोनों तरफ का डायमेंशन नोट करो तो आपको याद ही होगा कि जो g का डायमेंशन क्या है, ये है LT-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, और ये h का ये हाइट हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब ये क्या है, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है भाई क्या होता है LT-1। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे m0 ले सकते हो, फिलहाल कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, k को आप छोड़ दो क्योंकि कांस्टेंट है। g का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो g का डायमेंशन LT-2 हमारे पास पता है, सो LT-2 कर दो और इसके पावर क्या होगा, डायमेंशन इसका p हो जाएगा। h का क्या है, हाइट का लेंथ, और इसका क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा। अब अरेंज करें इसको हम लोग एक साथ, l के पावर क्या हो जाएगा, देखो p हो जाएगा और ये q हो जाएगा, तो p प्लस q करेंगे और t के पावर क्या हो जाएगा -2p। इक्वेट करते हैं यहाँ पे, यहाँ l के पावर 1 है और t के पावर क्या है -1 है। इक्वेट करेंगे तो -2p इज इक्वल टू -1, -2p इज इक्वल टू -1, सो p इज इक्वल टू 1/2।
P प्लस क्यू इज इक्वल टू, देखो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो देखो Q इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस P हो जाएगा, और P केवल क्या है 1/2, सो Q इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। तो हमें निकालना क्या था, हमें तो बस निकालना था P की वैल्यू और Q की वैल्यू कितनी है। तो हमने फाइंड कर लिया कि P इज इक्वल टू हाफ एंड Q इज इक्वल टू हाफ, दोनों वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग से पूछ दिया था, अलग थोड़ा चेंज कर दिया था, डायरेक्ट नहीं करा था, बट ये करा कि रिलेशन इन पिन पे डिपेंड करता और डिपेंड करता तो इनके पावर्स ऐसे दे रखा था, इन पावर्स की वैल्यू बताओ, लेकिन घूम फिर के फिर से वही आ गया कि आप ये G पे डिपेंड करता और H पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने जो डिफरेंट, इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन है, आप बिल्कुल करिए, ठीक है। और आपको भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन सारे इजी ही हैं, बस बशर्ते आपको डायमेंशन याद होगा। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद है किसी भी क्वांटिटी का, बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा भी लगेगा देखने में, बट आपको वही है कि सारे डायमेंशन एक बार याद कर लो धीरे धीरे करके, या अगर आपको अभी तुरंत नहीं याद हो रही तो पहले क्या करो, क्वेश्चन लगाते समय पहले नोट कर लो कि उन क्वेश्चन में किन किन का डायमेंशन दे रखा है, आसानी से क्वेश्चन ये लग जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नया डिस्कस करते हैं। थैंक यू।